या इफेक्ट, इफेक्ट और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको और अच्छे से भी समझाऊंगी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग इसको लिखेंगे और समझेंगे। 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट इज स्वेट ग्लैंड। ठीक है, बताइए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान हमारा स्वेट ग्लैंड क्या होगा, इंक्रीज पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन, और ये क्या कर देगा उसको, डिक्रीज पर्सपिरेशन। ठीक, स्वेट ग्लैंड हो गया। बताइए सलाइवरी ग्लैंड का क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, क्योंकि भाई देखिए खाना पचाना नहीं है इस वक्त, हमें खाना इस वक्त नहीं पचाना है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हमारी मसल्स को होनी चाहिए। ठीक है ना, और भी स्ट्रेस कंडीशन, जो भी हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती हैं उस वक्त क्या होता है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं उनको चाहिए, तो खाना इस वक्त नहीं पचाना है, तो सलाइवा का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। एक थंब रूल हमेशा याद रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहिबिट करता है, चाहे वो सलाइवा का प्रोडक्शन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन हो, इंटेस्टाइनल जूस का प्रोडक्शन हो, गॉल ब्लैडर मतलब बाइल जूस का प्रोडक्शन हो, तो इसको हम एक तरफ से लिख ले रहे हैं। सलाइवा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, ये इसको नॉर्मल करता है। फिर बताइए बाइल जूस, बाइल जूस डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज करेगा। गैस्ट्रिक जूस डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इंटेस्टाइनल जूस ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक, और इसके अलावा आप क्या कहेंगे, पेरिस्टालसिस डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। कर्निंग मूवमेंट डिक्रीज करेगा, ये, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मोटिलिटी भाई हमारा मोटिलिटी, ये इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जितने भी जूस हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। हो गया। ठीक है, अब बताइए हार्ट रेट क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज। हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएगा भाई, ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी ना, तभी तो ब्लड बाहर ज़्यादा आ पाएगा। और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। आगे चले, ब्रीदिंग रेट के बाद बताइए क्या है, ब्रीदिंग रेट के बाद एल्वियोलाई, बताइए क्या करेगा, ये एक्सपैंड करेगा ना, एल्वियोलाई आपकी एक्सपैंड करेगा, इसको ज़्यादा ज़्यादा एल्वियोलाई खुलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाए, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। या आप इसको कह सकते हैं वैसोडाइलेशन, ये क्या कराएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंग्स पे, इसका लंग्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये वैसो डायलेशन करवाएगा, ब्रोंकियो डायलेशन, सॉरी यार, ब्रोंकियो
डायलेशन और ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? ब्रोंक्यूल्स हमारी डायलेट होंगी तभी तो गैसेस सेक्शन ज़्यादा हो पाएगा, है कि नहीं? ठीक है, इसके अलावा बताइए क्या होगा। अच्छा, ग्लूकोज हमें ज़्यादा चाहिए, ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए। सपोज करिए कि ग्लूकोज आपको ज़्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज है कहाँ हमारी बॉडी में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर है। सपोज करिए, एकदम इमेजिन करिए, क्योंकि मैं रटवाना नहीं है, आपको समझाना है। ग्लाइकोजन के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, ये आया था टीजीटी में, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप जिंदगी में नहीं गलत कर पाओगे। ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर है ना भाई, ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में, और लीवर से ग्लाइकोजन निकलेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, इसको ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा और ये ग्लूकोज में जाके ब्लड में आ जाएगा ये ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट होगा, होगा कि नहीं? लेकिन ग्लाइकोजिनेसिस इनहिबिट होगा, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना बंद होगा इस वक्त, क्योंकि ग्लूकोज हमें ब्लड में ज़्यादा चाहिए, उसे लीवर में नहीं भेजना है। तो हम कहेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस कम होगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट होगा। ठीक है, तो हम क्या कहें यहाँ पे हम कहेंगे लीवर पे इसका क्या इम्पैक्ट है? लीवर पे इसका 2 इम्पैक्ट होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या हम ऐसे कहते हैं, देखिए हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज होगा और ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, और ये ग्लाइकोजेनेसिस, भाई ग्लूकोज स्टोर नहीं होना है इस वक्त, ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। जब स्ट्रेस नॉर्मल कंडीशन आ गई तो फिर ये इंक्रीज करेगा। ये बात तो आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई क्या होना चाहिए? डिक्रीज होगा और ये नॉर्मल करेगा। ठीक है, सब क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई को आप एक और चीज़ कह सकते हो, पेरीफेरल, कभी आपको ऐसे दिया रहेगा पेरीफेरल ब्लड सप्लाई, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये क्या होगा? वैसो कम होना चाहिए, पेरीफेरल मतलब हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई कम मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लड कहीं और जाएगा, है ना? तो आप इसको कह सकते हो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये वैसो डायलेशन करेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो कम ब्लड जाएगा, और ब्लड वेसल डायलेट करेगा ये तो ज़्यादा ब्लड जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो ब्लड कम ही जाना चाहिए ना, पेरीफेरल स्किन्स को, तो यहाँ पे वैसो कंस्ट्रक्टर होगा। अरेक्टर पिलाई मसल, अरेक्टर होगा, अरेक्टर पिलाई मसल, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा उसका, ये क्या करेगा? रिलैक्सेशन करेगा। और अगर ये कॉन्स्ट्रिक्शन किया तो यहाँ पे क्या होगा? हेयर फॉलिकल एरेक्ट हो जाएंगे, और हेयर फॉलिकल्स हमारे स्लांटिंग नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर हेयर फॉलिकल्स एरेक्ट हुए तो इस कंडीशन को गूज बम्प कहते हैं। ठीक, फिर आगे चले। देखिए मैं चाहती हूँ एक भी चीज़ छूटे ना, ठीक है? आगे आए, आगे फिर मैं यहाँ पे इफेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइटिंग पे मत जाइएगा आज, बस समझ में आ जाए आप लोगों को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम आगे आए, जीएफआर कम ज़्यादा, जीएफआर कम हो जाएगा, है कि नहीं भाई? ब्लड फ्लो हमारा और कहीं जा रहा है
तो किडनी में ब्लड कम जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जीएफआर कम हो जाएगा, तो यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो यूरिन प्रोडक्शन कम, और ये फिर नॉर्मल, ज़्यादा का मतलब नॉर्मल, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब जो कम हुआ है उसको बढ़ाएगा। और आए हम फिर इस पे यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे सपोज करिए ये दिस इज़ आवर यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, हमारा यूरेथ्रा है। इमेजिन करिए ये सारी चीज़ें। अरे यार, अब देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे एक तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती है। इस मसल को हम लोग कहते हैं डेट्रूसर मसल, ठीक। क्योंकि यूरिन कम करना है, यूरिन प्रोडक्शन से बचना है हमें, ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन कम होगा तो ये डेट्रूसर मसल क्या करेगा बताइए, डायलेट करेगा या रिलैक्स करेगा। ये रिलैक्स करेगा किसके दौरान, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमने कहा था जब डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये यूरेथ्रा, ये जो स्फिंक्चर है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा का स्फिंक्चर है, ये रिलैक्स होता है। जब स्फिंक्चर रिलैक्स होगा, ये खुलेगा, तभी तो यूरिन पास आउट होगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त क्या होना है, यूरिन पास आउट नहीं होना चाहिए। यूरिन पास आउट नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो ये स्फिंक्चर क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि ये इसको यूरेथ्रा को पकड़े रहे। स्फिंक्चर क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इसको, जल्दी से बताइए। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स, और यूरेथ्रल स्फिंक्चर कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब तभी वो उसको जकड़े रहेगा यूरेथ्रा को, और ये नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स होता है, तभी यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया, ओके। एनल स्फिंक्चर क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और ये रिलैक्स। अब मैं इसको भी समझा रही हूँ। जैसे देखिए हमने ये पढ़ा था, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, याद करिए। ये रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये एनस, है ना। यहाँ पे एक स्फिंक्चर होता है, एनल स्फिंक्चर जिसको कहते हैं। और आप बताइए इस वक्त ये फीकल मैटर पास आउट हो पाएगा, या पास आउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव एक्टिविटी ही कम है। और अगर डाइजेस्टिव एक्टिविटी कम है तो ऑब्वियसली फीकल मैटर यू कैन से कि लो पास आउट होगा या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एनल स्फिंक्चर क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट, ताकि ये एनल स्फिंक्चर इसको क्लोज किए रहे और फीकल मैटर पास ना हो। और अगर मैं बार बार कह रही हूँ यूरिन या फीकल मैटर सिंपैथेटिक एक्शन के दौरान पास आउट हो जा रहा है तो वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का फेलियर है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये फिर ये नॉर्मल सिचुएशन आने पे ये इसको रिलैक्स करेगा, क्योंकि तब डाइजेस्टिव एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आराम से डाइजेशन होगा, तब जाके फिर क्या होगा, फीकल मैटर पास आउट होगा, ठीक। अब हम आते हैं जेनिटल ऑर्गन पे। मेल जेनिटल ऑर्गन में हम पेनिस लिख दे रहे हैं, और फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जनरली हम वेजाइना एंड क्लाइटोरिस लिख दे रहे हैं, ठीक। अब बताइए मेल का पेनिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस कॉज करता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ। और ये इरेक्शन, ये भी इसका फीमेल का जो मेल और फीमेल में जो इरेक्शन वाली प्रोसेस होती है उसके जेनिटल ऑर्गन की, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इजैकुलेशन और ऑर्गेजम की जो प्रोसेस होती है, इजैकुलेशन फीमेल और मेल इजैकुलेशन, कोई भी इजैकुलेशन हो या ऑर्गेजम हो,
उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कहाँ से समझाएं, तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रही हूँ, लास्ट है क्योंकि ये मेल एंड फीमेल एजैकुलेशन एंड ऑर्गेज़म कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करवाता। ठीक है, और एक और चीज़, फीमेल के यूटरस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फीमेल के यूटरस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान? क्योंकि देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान मेल का इजैकुलेशन होता है, तो मेल सीमेन रिलीज करता है इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो उस वक्त क्या होना चाहिए, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि सीमेन को सक कर सके ऊपर की तरफ। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ जो नेचर ने फेवर किया है कि जब मेल इजैकुलेट होता है इनसाइड द फीमेल वेजाइना, तो उस वक्त यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ताकि जो सीमेन है वो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आपके फेलोपियन ट्यूब में होना है। तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेनॉन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग यू कैन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको जरूर लिख लीजिएगा, यूटेराइन जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पता है कोरिलेट कर सकते हैं, डरना नहीं है, ये सब एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में ऐसा चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या है कि हम स्ट्रेस कंडीशन में सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसको आप अगर लॉजिक से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अभी टीजीटी में ये आया था ना, तो हमने देखा था कि बहुत सारे टीचर्स भी उसका आंसर नहीं बता पाए थे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो देखिए इसको मैं सारी चीज़ें समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने एक सिचुएशन ले लिया कि किसी भी तरीके का इमोशनल सिचुएशन हो, चाहे फियर की कंडीशन हो, चाहे स्ट्रेस की कंडीशन हो, उस वक्त हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कौन कौन उस वक्त हमारी बॉडी में कैसे कैसे एक्टिवेट होता है, क्या क्या इनिवेट होता है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी कहा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान क्या होना चाहिए, यूरिन पास आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक और रीज़न होता है कि अगर, पहला रीज़न तो मैंने ये बता दिया कि जीएफआर कम होता है, दूसरा रीज़न ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान मेल इजैकुलेट होता है, मेल सीमेन कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और और क्या बताया था मैंने, हाँ प्यूपिल वाला तो मैंने बताया नहीं, प्यूपिल डायलेट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान यूरिन पास आउट भी होता तो फिर दिक्कत आ जाती, क्योंकि मेल में यूरिन पास और सीमेन पास करने का एक ही रास्ता है, दैट इज द पेनिस। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है, ना कि यूरिन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और मैंने क्या बताया, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, इसको देख लेते हैं। और भी चीज़ें मुझे लिख ही देना, प्यूपिल की बात ही नहीं, आई की तो बात ही नहीं करी थी मैंने। 1 मिनट, आते हैं यहाँ पे, 2-3 चीज़ें और लिख लीजिए ताकि आप पता है किसी को एकदम ऐसे समझा सकें कि वो परेशान हो जाए कि इतनी नॉलेज आई कहाँ से आपके पास। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्यूपिल डायलेशन, और ये प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अच्छा, प्यूपिल का डायलेशन और क्या होता है, कोई ऐसी केमिकल है जो प्यूपिल डायलेटर होती है? आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा एट्रोपिन। ठीक, एट्रोपिन, एट्रोपा बेल्लाडोना, एट्रोपा बेल्लाडोना नामक पौधे से ये निकाला जाता है एट्रोपिन, जिसको आंख में डालने के बाद प्यूपिल का डायलेशन भी होता है। ठीक है, प्यूपिल का डायलेशन का मतलब आंख हमारी ऐसे खुल जाती है, क्योंकि देखिए ये क्या है, सपोज करिए दिस इज माय आई, या किसी की भी आई हो, ये है ये है प्यूपिल, है ना, ये प्यूपिल है, तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा तो आई हम दूर तक देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें
दूर तक देखने की ज़रूरत है या ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, कम रोशनी में भी हम ज़्यादा देख सकें, इसके लिए स्ट्रेस कंडीशन के दौरान प्यूपिल का डायलेशन होता है। एक और आपको बात बता दूं कि मरने के बाद देखिए क्या होता है, डॉक्टर 2-3 चीज़ें चेक करते हैं, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, प्यूपिल डायलेट, मतलब प्यूपिल एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैं आपको भी बताऊंगी आई पढ़ाते टाइम, प्यूपिल पूरा डायलेटेड स्टेट में आ जाती है मरने के बाद, वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं, प्यूपिल का डायलेशन ऑर्गेजम के दौरान मेल और फीमेल में दोनों में प्यूपिल क्या हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेजम के दौरान क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो प्यूपिल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। ठीक है, उस वक्त क्या हो जाता है, प्यूपिल डायलेशन होता है। एक और चीज़ बता दूं आपको, कभी कभी आपने नाम सुना होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा कभी। उसमें क्या होता है, एक तो नार्को टेस्ट होता है, वो मैं बाद में कभी आपको बताऊंगी। एक क्या होता है कि जो जो जिस पे शक होता है उसको लोग लेके जाते हैं बहुत ब्राइट कमरे में, ठीक है, बहुत, जहाँ पे बहुत तेज़ी से लाइट हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से लाइट हो। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बहुत तेज़ी से लाइट पड़ने के बाद हमारी आंखें ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, प्यूपिल हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन वहाँ पे ये चेक किया जाता है इस बंदे का, जिसको हम जिसके ऊपर हमें शक है, उसकी आँख सिकुड़ी की नहीं इस ब्राइट लाइट में, तो उसको एक कमरे में लेके जाया जाता है और उस कमरे में बहुत ब्राइट लाइट जला दिया जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि अगर वो सच में, मैं लंबा क्लास ले रही हूँ, मुझे नहीं लेना चाहिए इतनी लंबी क्लास। अगर वो सच में क्या है, क्रिमिनल है, ठीक है, किसी भी तरीके का क्रिमिनल हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे मर्डरर हो, किसी भी तरीके का, तो उसके अंदर उस वक्त सिंपैथेटिक, क्योंकि वो उसके अंदर की चीज़ें तो वो नहीं रोक सकता, उसके अंदर तो उस अंदर से डर होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट करती रहती है और लाइट पड़ने के बाद भी उनकी आंखें सिकुड़ती नहीं हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन है ही नहीं, उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार एक्टिवेट है, क्योंकि वो डर रहा है, अंदर से तो डर रहा है, बाहर से तो नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया है, कुछ भी कर ले नहीं, अंदर से वो डरा हुआ है, तो अंदर से उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक्टिवेट है, और उसके अंदर वो प्यूपिल को डायलेट किए रहेंगी और लाइट पड़ने के बाद भी उसकी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती है। हमारी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर हम क्रिमिनल नहीं है तो ऐसे भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्यूपिल का डायलेशन और ये प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और प्यूपिल का डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्टर मैं इसी के बाद जब आई पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी बताऊंगी। और एक क्या होता है, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल ये रिलैक्स करवाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक। कैसे, जैसे सपोज करिए जब मैं एक आई बना दूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये किसी की आंख है, तो ये आगे कॉर्निया है, दूसरी लेयर होती है, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, आपने पढ़ाई होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। दूसरी लेयर जो सेकेंड लेयर है ये होती है हमारी, ये सिलियरी बॉडी है, ठीक। ये कौन से है, सिलियरी बॉडी, और यहाँ से फिर ये निकली रहती है हमारी आइरिस, और यहाँ पे क्या है, सिलियरी बॉडी ने लेंस को होल्ड किए रहते हैं लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, या जो न्यूल्स जिसको कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इसकी मसल है, सिलियरी मसल, देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये सिलेरी मसल है। सिलेरी मसल हमने कहा था आइरिस की मसल और सिलेरी मसल दो ऐसी मसल होती हैं जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये सिलेरी मसल यहाँ आगे से फिक्स होती है, आगे से ऐसे फिक्स होती है, तो जब ये आगे से फिक्स होगी और ये इसको ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये इसी से लगे होते हैं, तो जब सिलेरी मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ये लेंस आगे की तरफ मूव करेगा, और आगे की तरफ मूव करेगा तो लेंस छोटा होगा, ठीक है। देखिए आगे की तरफ मूव करेगा तो लेंस छोटा होगा, लेंस छोटा होगा तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, इसीलिए सिलेरी मसल रिलैक्स होना चाहिए, ये हम आई में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिलेरी मसल क्या होती है, रिलैक्स होती है ताकि लेंस का साइज बड़ा हो सके, ठीक। और लास्ट एक हमने बताया था यूटरस, यूटरस कॉन्स्ट्रिक्ट। अब आपको कोई नहीं हरा सकता सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के मामले में, ठीक है। आपने अगर इतना पढ़ा है तो देख लीजिए एक बार पूरा,
उसके बाद हम बंद करते हैं। जो एनाटॉमिकल इस तरीके से जो मैंने बनाया है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है और कौन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। अभी आज के लिए आप लोग इतना पढ़िएगा और फिर कल मिलते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए सिचुएशन, फिर सारी चीज़ें कराते हैं, लाइक आपके टेस्ट पेपर्स, मतलब जो प्रैक्टिस सेट हैं वो, और डाउट सेशन वगैरह। थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए, फिर कराते हैं। चलिए।